नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। कानपुर शिमला बन गया है। उन दंगाइयों के, उन पत्थरबाजों के पोस्टर अब शहर में लग चुके हैं। कोशिश तो बहुत थी उनकी कि उनके नकाब को वो कैमरे पकड़ न पाए, लेकिन कैमरों ने तो उनके चेहरों को कैद कर लिया और उन कैद चेहरों को कानपुर की गलियों में योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने चस्पा कर दिया। वैसे ही जैसे सीए में हुआ था, चस्पा कर दिया गया था गली चौराहों पर कि देखिए, इन पहचान लीजिए इन दंगाइयों को, और कहीं मिले तो बताइए। तो जो कानपुर में हो रहा, तो कानपुर में दरअसल जब दंगाइयों ने दंगा किया, उसी के बाद धरपकड़ शुरू हो गई और सबसे बड़ी बात है, जो मुख्य आरोपी है उसको पकड़ लिया गया। उसने कहानी बताई, लेकिन क्या वही कहानी है? एक सवाल। दूसरा, और क्या नुपुर शर्मा की वजह से ही सब कुछ हुआ है? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, नुपुर शर्मा को जो हटाया गया। इन तीनों सवालों, तीनों मसलों पर हम लोग बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो पहले वो जो मुख्य साजिशकर्ता है, उनकी जो कहानी है उन पर पहले आते। उन्होंने भाई, उनसे पूछा जाएगा कि आखिर 3 जून ही क्यों? ये बड़ा सवाल है। वहां प्रधानमंत्री हैं, वहां राष्ट्रपति हैं, वहां मुख्यमंत्री हैं, वहां महामहिम है। तो 3 जून सबसे मुफीद रहेगा हर उस आताताई के लिए, उस दंगाई के लिए जो एक हिंसक मैसेज देना चाहता है, न सिर्फ कानपुर की आवाम को बल्कि उत्तर प्रदेश और देश की जनता को, यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। अब वो कानपुर में क्या संदेश देना चाहता है, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। तो और फिर हम आते हैं उसमें क्या कहा पहले, फिर ये जो कि कानपुर को क्या संदेश देना चाहता है, इस पर हम लोग बुलडोजर वाले किस्से में आएंगे। तो उन्होंने कहा कि साहब, हम संदेश देना चाहते थे कि जो नुपुर शर्मा ने किया, इस तरह की हिमाकत कोई करे ना, इसलिए हमने 3 जून का दिन चुना। चलिए साहब, ये तो ठीक बात है, आपने चुन लिया। अब चुन लिया तो अब सोटा चलेगा, और उस सोटे में कुटाई भी खूब होगी जाहिर तौर पर, और जो संपत्ति कुर्क होगी उसकी अलग कहानी ही है, आप जानते ही हैं। अब बुलडोजर पर आते हैं। तो अब सवाल यह है कि ये जो मुख्य आरोपी है, वो जो कह रहे हैं, क्या मामला बस उतना ही है कि नुपुर शर्मा के बयान से वो आहत हो गए और आहत होने में उनको 10 दिन लग गया? ये तो बड़ा सवाल है। तो दरअसल इसके पीछे की एक कहानी है, और उस कहानी के लिए एक खबर दैनिक जागरण में छपी, और ये खबर है 21 मई 2022 की, और वो खबर बड़ी महत्वपूर्ण है। और चंदेश्वर हाता, आपको ध्यान होगा, चंदेश्वर हाता, वहां चंदेश्वर महादेव का मंदिर भी है। बहरहाल हम इस रिपोर्ट पर आते हैं। ये रिपोर्ट एग्जैक्टली 21 मई 2022 की है, और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कानपुर के वो 4 प्राचीन मंदिर, जिनके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है इसमें, ये जो रिपोर्ट है वो कह रही है कि कानपुर में हिंदू आबादी के पलायन करने के बाद कई मंदिरों का वजूद ही मिटा दिया गया। बेकनगंज की इन्होंने बात की है, चमनगंज की बात की है, कर्नलगंज की बात की है कि वहां पलायन हुआ, और उस पलायन के बाद अतिक्रमण हुआ। तमाम जो मंदिर की जगह थी वहां पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया। अच्छा, इसकी कंप्लेन हुई कि साहब ये तो बताइए, ये लोग चले गए और यहाँ जो मंदिर है उसके आसपास की उनसे कब्जा कर लिए, और उस पर बुचड़खाने चल रहे हैं। कहीं से तो मंदिर में मूर्तियां भी हैं और कहीं गायब भी हो गई हैं। तो ये तमाम चीजें थी। इसकी कंप्लेन हुई, और जो वहां की मेयर हैं, संभवतः परमिला पांडे उनका नाम है, उन्होंने कहा कि भाई ये जो अतिक्रमण है इस पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। अब आप समझिए कि अतिक्रमण पर कार्रवाई होगी तो जाहिर तौर पर समस्या तो क्रिएट होगी। अब अतिक्रमण पर कार्रवाई का जब आदेश उन्होंने दिया, उस आदेश के बाद तो अब जब कह रहे हैं महापौर कि साहब अतिक्रमण हटना चाहिए, आप जानते ही हैं कि उसके बाद से क्या होगा। उसके बाद से तो कुलबुली शुरू हो गई कि साहब ऐसे कैसे आप कर सकते हैं। तो दरअसल ये जो वहां हिंसा हुई, उस हिंसा के जरिए
उस इलाके को भी यह संदेश देना था कि ज्यादा कंप्लेन मत करो। मतलब डराने वाली एक आप ये समझिए यह हरकत थी। लेकिन अब क्या हुआ, हरकत तो आपने कर दी। अब उस हरकत में वो जो पोस्टर लगे हैं और ये जो अतिक्रमण है, अब ये सब एक साइड से पूरा बुलडोजर चलेगा। तो वो अतिक्रमण भी हटेगा जहां कब्जा किया गया है। और ये जो इन्होंने बयान दिया, और जिस बयान में ये भी आ रहा है कि पीएफआई का भी इन्वॉल्वमेंट है, और ये बड़ा मामला संगीन हो जाता है। इसलिए क्योंकि आप वहां देखिए कि क्या आखिर में चाहते क्या थे, ये बड़ा सवाल है। क्या चाहते थे? प्रधानमंत्री है वहां पर और तमाम, मतलब एक इतना बड़ा अमला है, और इधर जो है इन्वेस्टर समिट हुआ, यहां पर आ रहे हैं सब उद्योगपति, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री लॉ एंड ऑर्डर की बड़ाई कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में ये दंगाई क्या चाहते हैं, ये बड़ा सवाल है। तो एक तो यही कि अब जब इसमें पीएफआई के भी इन्वॉल्वमेंट की बात हो रही है, तो जाहिर तौर पर एक षड्यंत्र से कहा जाए, और जो है भी, कि उत्तर प्रदेश का जो एक इकबाल बना हुआ है योगी आदित्यनाथ का, उस पर कुठाराघात किया जाए, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से इसकी छवि गड़बड़ाई जाए, क्योंकि कानून व्यवस्था आप दिखा देंगे गड़बड़ हो जाएगा। पर जिस तरीके से इन लोगों ने कोशिश की, उस पर जो करारा तमाचा पड़ा, उस तमाचे की इन्होंने कल्पना नहीं की थी कि इस तरह से कार्रवाई हो जाएगी, कि आप इधर दंगा भड़काते हैं और उधर पुलिस उठा के लेके पकड़ के चली जाएगी। तो ये जो है एक काम तो ये हुआ। अब इस वजह से अब वहां जो गर्मी है वो ठंडी होगी, क्योंकि ये जागरण की जो हमने रिपोर्ट बताई कि किस तरह से अतिक्रमण हुआ, अब ये जो इतना बड़ा मामला हुआ है, उससे वो अतिक्रमण पर भी बुलडोजर चलेगा। तो वो सब साफ, और बाकी जो मुख्य आरोपी हैं वो और जो कुछ बोलेंगे उसके आधार पर भी कार्रवाई होगी। तो अभी तो बहुत लोग नपेंगे। अब हम आते हैं वो जो कह रहे थे कि नुपुर शर्मा, भाई अब ये बड़ा सवाल है कि नुपुर शर्मा वही कह रही हैं जो जाकिर नाइक जैसे लोग कह रहे हैं, लेकिन फिर भी अब वो पार्टी स्पोक्स पर्सन है, पार्टी की प्रवक्ता है, तो इसलिए उनके बोले जाने को लेकर एक बड़ा मसला बना। और जो हम लोग बात कर रहे थे कि अरब देश जो है इसका बड़ा विरोध कर रहे हैं, कतर ने तो बाकायदे एम्बेसडर को सम्मान किया, हालांकि एम्बेसडर ने खरी खरी सुनाई कि साहब ऐसा नहीं है, हम सबका सम्मान करते हैं। लेकिन अब ये सवाल उठने लगा है कि क्या ये जो नुपुर शर्मा को हटाया गया, ये कतर के दबाव में हटाया गया? और अगर कतर के दबाव में हटाया गया, या आप कहिए कि इस्लामिक देशों के दबाव में हटाया गया, तो इसका एक बड़ा स्पष्ट संदेश होना चाहिए, क्योंकि संदेश तो इसका गड़बड़ जा रहा है। और वो संदेश ये जा रहा है कि ये अब विदेश नीति अलग रख दीजिए, दरअसल जो समर्थक हैं वही नाराज हैं कि आखिर ने नुपुर शर्मा ने गलत क्या कह दिया। लेकिन इसका एक पहलू और भी है कि संभवतः हटाए जाने की वजह से ही नुपुर शर्मा आज एक बड़ा चेहरा बन चुकी हैं उस दिल्ली में, जिस दिल्ली में कम से कम अभी तक भाजपा के पास कोई नेतृत्व नहीं है। और वो अरविंद केजरीवाल के सामने चुनाव लड़ भी चुकी हैं, 32,000 वोट से हार भी चुकी हैं। तो क्या ये ना माना जाए कि इस दांव के जरिए, चूंकि 10 दिन तक तो भाजपा ने नहीं हटाया, ये सवाल बड़ा है, और फिर ये कहना कि साहब वो कतर के दबाव में हटा दिए, ये थोड़ा मुझे पच नहीं रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सियासी तौर पर भाजपा ने एक बड़ा दांव खेला है, क्योंकि वो दिल्ली में एक लीडरशिप की तलाश में है, महिला हो, और वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ चुकी हैं, और अब जिस तरीके से वो हटी है उसके बाद जो चेहरा बनी, तो जाहिर तौर पर वो एक नेता के तौर पर अब उभर गई हैं। पहले वो प्रवक्ता थी, लेकिन अब जिस तरह से उन्हें लेकर मुहिम चल चुकी है, तो वो नेता बन गई। तो क्या दिल्ली को एक नेता देने की ये कोई कवायद थी? इस तरह के तमाम सवाल हैं। लेकिन इन सवालों के बाद भी समर्थकों के मन में ये बात तो कौंध रही है कि क्या नरेंद्र मोदी भी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की तरफ तो नहीं चले गए? ये सवाल उठ रहा है। हालांकि अब इस तरह के सवाल तो उठते रहते हैं, अब इसका जवाब
तो भाजपा के पास ही होगा। लेकिन मुझे सियासी तौर पर यह लग रहा है कहीं यह मसला तो नहीं है कि एक लीडर गढ़ा जाए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।